हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CHO MCQ सीरीज़ पार्ट 13। इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट CHO से रिगार्डिंग MCQ इसके अंदर रहेंगी। आप सबको इन सारे MCQ का जवाब देते रहना है मेरे साथ साथ में, और इसके रैशनल को समझते रहना है कि इसका आंसर ये क्यों है और बाकी 3 क्यों नहीं है। ये चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है जब भी आप MCQ सॉल्यूशन करते हैं। तो आज का जो है हमारा फर्स्ट MCQ ये रहा आपके सामने। हाइपरपायरेक्सिया इज़ कोल्ड व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज़ एक्सेस देन। जी हाँ, बहुत ही इजी MCQ है और सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव अगर टेम्परेचर जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरपायरेक्सिया बोलते हैं। जब भी फीवर अपन पढ़ते हैं तो जो फीवर कब से काउंट करते हैं, जब अपना टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव जाता है तो उसको अपन फीवर में काउंट करते हैं। अगर वो टेम्परेचर 101 से लेकर के 102 या 3 के आसपास रहता है तो इसको अपन सिर्फ पायरेक्सिया वर्ड देते हैं। क्या नाम देते हैं? पायरेक्सिया बोलते हैं। लेकिन अगर ये मोर देन 105 डिग्री हो जाता है तो इसको अपन बोलते हैं हाइपर पायरेक्सिया। क्या बोलते हैं? हाइपर पायरेक्सिया, यानी कि बॉडी इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी। अब हाइपर पायरेक्सिया वाला मरीज़ है। ऐसी कंडीशन में मरीज़ के अंदर अपन जो होती हैं, एम्स के अंदर एक TTM नाम से मशीन अवेलेबल होती है मरीज़ के जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, है ना तो मरीज़ हाइपो में जा सकता है ना हाइपर में जाएगा। उसके लिए अपन मशीन के अंदर टेम्परेचर चेक करते हैं और जो जेल पैड रहते हैं वो मरीज़ के जो है बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसको TTM मशीन बोलते हैं। वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। हर हॉस्पिटल के अंदर TTM मशीन अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए जो है स्पंजिंग करना एंड और जो है फीवर को कम करने वाली जो ड्रग रहती है PCM वगैरह, वो है डॉक्टर यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप कोल्ड स्पंजिंग मरीज़ को कर सकते हो। वो क्या है, हाइपरपैरेक्सिया को कम करने का ट्रीटमेंट जो रहता है वो ये रहता है। ज़्यादातर हाइपरपैरेक्सिया उनको होता है जिनको ब्रेन की इंजरी होती है और हाइपोथैलेमस वाला जो पोर्शन है अपना, जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, उसके अंदर अगर इंजरी हो जाती है उन मरीजों के अंदर क्या होता है, हाइपरपैरेक्सिया वाली कंडीशन रहती है। जैसे मान लो किसी को ब्रेन इंजरी हुई हो, क्रेनियोटॉमी वाले मरीज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, तो उसके अंदर ज़्यादातर हाइपरपैरेक्सिया देखा जाता है। तो आप सब लोग बहुत ही सही जवाब दे रहे हैं कि हाइपरपैरेक्सिया कब काउंट करते हैं, जब टेम्परेचर 105 डिग्री से फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तब। नेक्स्ट MCQ अपना, विच आइटम शुड बी गिवन बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्यूरिन सल्फेट इन ब्लड वेसल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया जो है उसको ट्रीट करने के लिए जो एंटी मलेरियल ड्रग यूज़ की जाती है क्यूरिन सल्फेट, ये आप जब दे रहे हो तो आपको मरीज़ को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, इसके पहले आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है इसके साथ में, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए हाइड्रोकॉर्टिजोन, ऑप्शन बी मल्टीविटामिन दोगे, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो जो है कुछ लोग इसका जवाब ए दे रहे हैं कि हाइड्रोकॉर्टिजोन लगाने के बाद क्यों नहीं लगा देंगे, ताकि एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं हो। कुछ लोग इसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि ग्लूकोज क्या है इस ड्रग के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब ड्रग बॉडी के अंदर जाती है तो क्या करती है, ग्लूकोज के साथ बाइंड होकर के वर्क स्टार्ट करती है, इसीलिए हाइपोग्लाइसीमिया मरीज़ के अंदर हो सकता है। इसीलिए जब भी आप एंटी मलेरिया ड्रग लेते हो, डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आपको क्या करना है, ये क्यूनिन टैबलेट लेने के बाद में इसके ऊपर क्या करना है, मिल्क ले लेना है, या फिर आपको क्या करना है, कुछ मीठा इंजेक्ट करना है, आपको मीठा खाना है, ताकि क्या हो, इससे आपकी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन नहीं हो। क्यूनिन लेने के बाद ठीक 1 घंटे बाद इसका पीक लेवल रहता है, 60 मिनट बाद इसका जो है पीक लेवल रहता है। उस दौरान ये ड्रग क्या हाइपोग्लाइसीमिया बॉडी के अंदर कर सकती है, क्योंकि ये ग्लूकोज के साथ बाइंड होने के बाद काम करती है। इसीलिए इस ड्रग के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ग्लूकोज जो है इस ड्रग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है ये किसका एंटीडोट होता है, पोटेशियम का एंटीडोट होता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अगर 2 यूनिट से ज़्यादा आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो बीच में कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन अपन लगाते हैं। इसका रीजन क्या रहता है, जो ब्लड बैंक के अंदर एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है सोडियम से ट्रीट करके, वो क्या करता है, कैल्शियम के साथ बाइंड होता है और उसको लेवल को कम कर देता है, इसीलिए बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाते हैं। हाइड्रोकोर्टिजोन भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन या FFE या जो है RDP SDP इन्फ्यूज़ करते हैं, उस दौरान मरीज़ को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं हो, इसलिए प्रिवेंटिव तौर पे अपन इस स्टेरॉयड को यूज़ करते हैं, हाइड्रोकोर्टिजोन इंजेक्शन को। और ये किस कैटेगरी की ड्रग है, स्टेरॉयड ड्रग होती है। तो आप सब लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, आप सबको इसके लॉजिक पता है, इसका मतलब एग्जाम की खैर नहीं है। नेक्स्ट MCQ, मेक बनी पॉइंट इज़ लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी।
जो है मैक बर्नी जो पॉइंट होता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ लोकेटेड होता है, ये आपको पूछ रहा है। ये बहुत बेसिक एनाटॉमी का सवाल है और आप सबको ये चीज़ पता है, और बहुत सारे लोग इसका बिल्कुल सही जवाब देते जा रहे हैं कि राइट लोअर जो क्वाड्रेंट रहता है उसके अंदर क्या होता है, मैक बर्नी पॉइंट होता है। ऑप्शन ए, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर जो है यहाँ पे कौन रहता है, सिग्मोइड कॉलन कौन रहता है। अपनी जो अगर नॉर्मली स्ट्रक्चर अपन देखें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर रहती है, तो सिग्मोइड कॉलन। लेफ्ट अपर पार्ट के अंदर कौन रहेगा, तो आपको पता है कार्डियोवास्कुलर जो अपना हार्ट जो है वो कहाँ रहेगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की तरफ रहता है। इसके अलावा स्प्लीन भी इधर रहता है। राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर जो क्या रहता है, अपना जो मैक बर्नी पॉइंट होता है ये राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे मान लो ये एक ह्यूमन बॉडी है ना, ये अपना ह्यूमन बॉडी है, ये क्या है, अम्बिलिकल वाला एरिया है, और ये क्या है, इलियक क्रस्ट वाला एरिया है। इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैक बर्नी पॉइंट बोलते हैं। अम्बिलिकल एरिया और जो है इलियक क्रस्ट है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट जो रहता है, इसके बीच का जो मिड पॉइंट होता है इसी को आप मैक बर्नी पॉइंट कहते हैं। और आपको एक पेन का कैरेक्टर आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कौन सी बीमारी के अंदर मैक बर्नी पॉइंट पे पेन होता है, आपको जवाब देना है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस वाली जो बीमारी रहती है इसके अंदर क्या होता है, मरीज़ को जो पेन होता है वो किस जगह पे होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट यानी कि इस मैक बर्नी पॉइंट्स के अंदर पेन होता है, ये रहता है मैक बर्नी पॉइंट। तो जो है नेक्स्ट MCQ अपना, विच मेडिसिन इज़ यूज टू प्रिवेंट द लैक्टेशन इन प्रेग्नेंट वूमन। हाँ, आपको इसका जवाब देना है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, और ऑप्शन सी ब्रोमोक्रिप्टिन, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट, कुछ लोग कह रहे हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि उनको हार्मोनल एक्शन पता है, कुछ लोगों को ड्रग का एक्शन पता है, इसलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ब्रोमोक्रिप्टिन, और कुछ लोग जो है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि ऑल ऑफ दी अबव इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। कैसे, इसको आप समझना। जब भी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है तो ये दो हार्मोन को इनहिबिट करके रखते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा कौन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, और जो ब्रेस्ट की मेमरी ग्लैंड रहती है, ब्रेस्ट के अंदर जो ये मेमरी ग्लैंड रहती है, इन पे एक्शन करता है और क्या करवा देता है, यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। तो अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछे मिल्क प्रोडक्शन करवाने वाला हार्मोन कौन सा है, आपको जवाब देना है प्रोलैक्टिन। कौन है, प्रोलैक्टिन जो है मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। फिर अगर आपको पूछे मिल्क का इजेगुलेशन कौन करवाता है, आपको जवाब देना है ऑक्सीटोसिन। कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये एक रिफ्लेक्स को जो है इनिशिएट करता है जिसका नाम है लेट डाउन रिफ्लेक्स। क्या नाम है, लेट डाउन रिफ्लेक्स जो है वो कौन इनिशिएट करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है, ब्रेस्ट की मेमरी ग्लैंड पे काम करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करवा देता है। उसके बाद में ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, और यहाँ आता है, यहाँ आकर के ये क्या करता है, मिल्क का इजेगुलेशन करवाता है। और किसके द्वारा करता है, इस जो है ये रिफ्लेक्स है लेट डाउन, इसको इनिशिएट करके करवाता है। तो सीधी सी बात है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जब भी बढ़े रहेंगे तो लैक्टेशन कैसा रहेगा, इनहिबिट रहेगा। दूसरा जो हार्मोन लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो है मेल का प्राइमरी हार्मोन होता है। अगर ये आपके अंदर ज़्यादा है तो सीधी सी बात है इसके अंदर तो ब्रेस्ट फीडिंग हो ही नहीं सकती। और ऑप्शन सी के अंदर जो ड्रग लिखी है ब्रोमोक्रिप्टिन, ये ड्रग जो है डॉक्टर जिन महिलाओं के अंदर जो लैक्टेशन की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो डॉक्टर उनको जो ड्रग प्रिस्क्राइब करता है जिसका नाम क्या है, ब्रोमोक्रिप्टिन जो है वो क्या है, लैक्टेशन को इनहिबिट करने वाली ड्रग है। तो जो ऑप्शन डी है ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, विच इंटरवर्टिब्रल स्पेस इज मोस्टली यूज्ड फॉर लंबर पंचर। लंबर पंचर के अंदर जो है कौन से स्पेस के अंदर आप निडल इंसर्ट करते हो, जो है लंबर प्रोसीजर कब करते हैं, या तो किसी मरीज़ को आप स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हो, या फिर आपको थेरेपेटिक पर्पज़ से आपको क्या करना है, CSF का सैंपल कलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंबर पंचर प्रोसीजर करना पड़ेगा। और ऑप्शन ए के अंदर लिखा है थोरेसिक 12 और लंबर 1 के बीच में आप करेंगे। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है लंबर 1 और लंबर 2 के बीच में करेंगे। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है लंबर 2 और लंबर 3 के बीच में। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है L3 और L4। बहुत सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, और लंबर प्रोसीजर का आप सबको बहुत अच्छा नॉलेज है, इसीलिए जो है आप सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर कि L3 और L4 जो है ये क्या है, मोस्ट कॉमन साइट रहती है अडल्ट की मोस्ट कॉमन साइट रहती है L3 और L4 जो है, इसके बीच में क्या करते हैं, निडल इंसर्ट करते हैं और क्या लंबर प्रोसीजर इनिशिएट करते हैं।
जो है इसका क्या पर्पज है कि अपन बाकी वाले जो है इंटरवर्टिब्रल स्पेस रहते हैं इसके अंदर निडल इंसर्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि CSF तो पूरी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहता है। इसका जो रीजन रहता है, ये जो अपनी स्पाइनल कोड होती है ये कहाँ पे आके एंड होती है, L1 एरिया तक आकर के कंप्लीट होती है। अगर आप यहाँ कहीं पंचर कर देते हो, इसका क्या मतलब है, आप स्पाइनल कोड को पंचर कर रहे हो। अगर स्पाइनल कोड पंचर हो गई तो इसके बहुत सारे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मरीज पैरालिसिस हो सकता है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसको प्रिवेंट करने के लिए, जो स्पाइनल कोड को इंजरी नहीं हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, L2 और L3 वाले एक वर्टिब्रल स्पेस को और छोड़ देते हैं और फिर कहाँ करते हैं, L3 और L4 के बीच में करते हैं। बच्चों के अंदर आपको पूछे तो इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चों की जो स्पाइन होती है ये क्या है, नीचे तक रहती है, L3 तक रहती है। जैसे जैसे बच्चे की जो है हाइट बढ़ती है, उसकी फिजिकल मैचुरेशन होती है, तो ये जो है इसका एंडिंग L1 तक आ जाता है, लेकिन इनिशियली L3 के आसपास रहती है। इसीलिए बच्चों के अंदर L3 और L4 को ना स्पेस को जो है सेफ छोड़कर कहाँ करते हैं, L4 और L5 के बीच में लंबर पंचर प्रोसीजर करते हैं बच्चों के अंदर। और अगर एडल्ट के अंदर पूछे तो आपको जवाब देना है L3 L4 मोस्ट कॉमन साइट रहती है। इसके अलावा जो अपने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, मरीज़ की जो है हाइट देख करके डिसाइड करते हैं कि इसकी स्पाइन कहाँ तक हो सकती है और उस हिसाब से पंचर करते हैं। जैसे अगर कोई मरीज़ की हाइट बहुत ज़्यादा है तो उसकी जो स्पाइनल कोड है वो L1 से भी ऊपर ख़त्म हो जाती है, और अगर जिसकी हाइट कम है उसकी लोअर साइड रहती है, तो ऐसे वो डिसाइड करते हैं OT के अंदर। नेक्स्ट MCQ जो है अपना, इन विच पोजीशन द पेशेंट इज सेमी सिटिंग, ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसके अंदर मरीज आपको सेमी सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ दिखता है। ऑप्शन ए टेंडलनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन बी सिम्स पोजीशन, ऑप्शन सी फाउलर पोजीशन और ऑप्शन डी रोज पोजीशन। बहुत सारे लोगों ने जो है बिल्कुल डी ऑप्शन को बाहर कर दिया है, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। कुछ लोग A, B और C जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी पोजीशन दिखने में एक जैसी रहती है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हैं। जो है डी जो है रोज पोजीशन किसके अंदर यूज़ करते हैं, मरीज़ को सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटाते हैं और इसके हेड वाले एरिया को क्या करते थे, यहाँ से एक्सटेंड करते हैं यहाँ वाले एरिया को प्रोमिनेंट करने के लिए। मान लो किसी मरीज़ को ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म कर रहे हो तो मरीज़ को सुपाइन पोजीशन में रख करके उसके शोल्डर के नीचे अपन क्या है कुछ सपोर्ट डाल करके लेग जो अपना हैंड है, क्या नाम है, अपनी जो नेक है इसको एक्सटेंड करते हैं, ताकि यहाँ का जो प्रोमिनेंट हो एरिया ये जो अपना ट्रेकियल रिंग वाला एरिया ये क्या है प्रोमिनेंट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी जब भी परफॉर्म करते हैं तो रोज पोजीशन के अंदर करते हैं। इसके अलावा टेंडरलंग पोजीशन है, ये फाउलर पोजीशन से कैसे डिफरेंट है इसको समझना। यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं कि फाउलर पोजीशन और टेंडरलंग पोजीशन डिफरेंट कैसे हैं। टेंडरलंग पोजीशन के अंदर जब भी पोजीशन करवाते हैं तो पूरे बेड को ऊपर नीचे करते हैं, सिर्फ हेड और बेड को या फुट ऑफ एंड को ऊपर नीचे नहीं करते। मान लो ये मरीज़ का एक बेड है जिसको मैंने इस पोजीशन में रखा है, ये हेड वाला एरिया है और ये फुट वाला एरिया है। अगर इस तरीके से अपन रख रहे हैं तो ये पोजीशन कौन सी है, टेंडरलंग पोजीशन। और अगर इसका अपोजिट कर ले ऐसे, यानी कि ये हेड वाला एरिया ऊपर कर दिया और फुट वाला नीचे कर दिया बेड का, तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, रिवर्स टेंडरलन पोजीशन। कैसी हो जाती है, रिवर्स टेंडरलनबर्ग पोजीशन जिसको बोलते हैं, वो टेंडरलनबर्ग पोजीशन की अपोजिट होती है। टेंडरलनबर्ग पोजीशन उन मरीजों को दी जाती है जिन मरीजों के अंदर एब्डोमिनल की सर्जरी होती है उनको, या फिर उन मरीजों को जिसके अंदर सब ग्लेवियन वेन के अंदर अपन कोई कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में टेंडरलनबर्ग पोजीशन अपन करवाते हैं। सिम्स पोजीशन जो होती है इसके अंदर मरीज लेटरल पोजीशन के अंदर लेटता है और अपने नी वाले एरिया को चेस्ट की तरफ फ्लैक्स करता है और अपने हैंड को जो है नेक के नीचे रखता है। ऐसी पोजीशन जो रहती है उसको अपन सिम्स पोजीशन कहते हैं, या इसको सेमी प्रॉन पोजीशन टाइप का कह सकते हैं। फाउलर पोजीशन के अंदर जो है हमने 4 कैटेगरी पढ़ी थी, लो फाउलर है ना, सेमी फाउलर, फाउलर और हाई फाउलर 4 कैटेगरी पढ़ी थी दोस्तों। सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर हमने पढ़ा था कि हेड को 45 से 60 डिग्री तक एलिवेट करते हैं, और ऐसी कंडीशन में मरीज़ आपको कैसा दिखेगा, सेमी सेटिंग के अंदर बैठा हुआ दिखेगा। तो इसके अंदर सेमी फाउलर पोजीशन मेंशन नहीं है, लेकिन कौन सा पोजीशन मेंशन है, फाउलर पोजीशन। तो आपको इसका जवाब क्या देना है, फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट MCQ अपना, द प्रोसेस चेंजिंग फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग टू सेमी सॉलिड डाइट इन द इन्फेंट इज नाउन एज। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को इसका पता है, इसीलिए आंसर को देखते ही बिना ऑप्शन पढ़े आप सब लोग क्या जवाब दे रहे हो, बी जवाब दिए जा रहे हो। तो जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, विनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनिंग। विनिंग जो है, अगर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एग्जाम में आप बैठते हो तो आपको विनिंग का जो टाइम ड्यूरेशन से सवाल पूछे तो आपको जवाब देना है 6 मंथ, है ना। 6 मंथ पे क्या करते हैं, विनिंग स्टार्ट करते हैं। विनिंग का क्या मतलब होता है
कि एक मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, उस बच्चे की जो है 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग से क्या है सफिशिएंट उसके न्यूट्रिएंट की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। लेकिन जो है कुछ बच्चे अपने जैसे होते हैं जिसकी डिमांड खाने पीने की ज़्यादा रहती है, ऐसे बच्चे को 4 to 6 मंथ पे क्या करती है मदर जो है नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट करने के लिए सेमी सॉलिड डाइट स्टार्ट करती है सबसे पहले। जैसे मान लो राइस वाटर स्टार्ट कर दिया या कर्ड स्टार्ट कर दिया, इस तरीके की चीज़ें वो सेमी सॉलिड डाइट वाली स्टार्ट करती है बच्चे के लिए। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग से एक नॉर्मल डाइट में शिफ्ट करने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सेमी विनिंग बोलते हैं। और सबसे पहले जो इनिशिएशन करते हैं वो सेमी सॉलिड से करते हैं, फिर सॉलिड से करते हैं, फिर नॉर्मल डाइट के अंदर बच्चे को लाते हैं। ट्रायल फीडिंग, सब्सटीट्यूशन या रिप्लेसमेंट फीडिंग इसको नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं, विनिंग। एक विनिंग अपन कहाँ पढ़ते हैं, वेंटिलेटर पे विनिंग पढ़ते हैं। कोई भी मरीज जब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है उसको इंट्यूबेट किया और उसको कंप्लीट वेंटिलेटर कंट्रोल में मान ली सीएमवी मोड पे डाल दिया मरीज़ को और वो कंप्लीट वेंटिलेटर के कंट्रोल में। सीएमवी मोड जो है मरीज़ के एफर्ट को अलाउ नहीं करता, वो सिर्फ क्या है जैसी सेटिंग हमने की है वैसा ही रेस्पिरेशन देगा और वैसा ही एक्सपिरेशन करवाएगा और उतनी ही रेस्पिरेशन देगा। तो ये क्या है, मरीज़ पूरे का पूरा वेंटिलेटर के कंट्रोल में है। जैसे धीरे धीरे मरीज़ जो है रिकवर करता है, जैसे VCEC मोड के अंदर डाल दिया इसको, तो इसके अंदर VCEC मोड जो रहता है इसके अंदर मरीज़ के जो है अपन ने मान लो 12 रेस्पिरेशन सेट किए, लेकिन वो मरीज़ अगर खुद से एफर्ट लगा रहा है, मान लो 12 रेस्पिरेशन हमने सेट की और 2 से 3 रेस्पिरेशन वो खुद से ले रहा है, तो अपने को रीडिंग कितनी दिखेगी, 15 रेस्पिरेशन दिखेगा। तो वो है, ये क्या है, मरीज़ के एफर्ट को अलाउ कर रहा है। इसके बाद जो है SIME मोड रहता है, एक SIME मोड रहता है वेंटिलेटर का, इसको फर्स्ट विनिंग मोड कहा जाता है। SIME जो मोड रहता है इसके अंदर मरीज़ के एफर्ट को वेंटिलेटर अलाउ करता है और जितनी सेटिंग हम रखते हैं उसको भी वो कंप्लीट देता है। तो SIME मोड जो होता है वो वेंटिलेटर का फर्स्ट विनिंग मोड रहता है। धीरे धीरे मरीज़ को ऐसे शिफ्ट करते हैं और फिर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पे रखते हैं, NIV और बाईपैप मास्क पे रख करके उस मरीज़ को फिर नेजल प्रॉन फेस मास्क ऐसे रख करके बाहर शिफ्ट कर देते हैं। जो मरीज़ ICU के अंदर रहते हैं वेंटिलेटर के अंदर, वेंटिलेटर कंट्रोल में, उनके ऊपर भी एक विनिंग मोड यूज़ किया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट MCQ अपना, विच ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट इन हार्ट अटैक पेशेंट, हार्ट अटैक मरीज वालों को सबसे पहले कौन सी ड्रग दोगे। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है स्टेटिन, ऑप्शन बी के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन सी के अंदर एस्प्रिन और ऑप्शन डी के अंदर ACE इनहिबिटर लिखा है। तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ACE इनहिबिटर ये ड्रग कैसी थी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थी। जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर हमने एम्लोडिपिन वगैरह पढ़े थे, जिसके पीछे डिपिन वर्ड लग रहा है, सफिक्स लग रहा है, उसको अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं। जिसके पीछे प्रिल लग रहा है ACE इनहिबिटर बोलते हैं, जैसे रेमिप्रिल पढ़ते हैं तो वो किसके अंदर आती है, ACE इनहिबिटर ड्रग आती है। स्टेटिन ड्रग कौन सी होती है, जो क्या है कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग होती है। स्टेटिन कौन होती है, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग को अपन क्या बोलते हैं, स्टेटिन वर्ड लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एटोरवास्टेटिन है ना, एटोरवास्टेटिन, इसके पीछे स्टेटिन लग रहा है, ये ड्रग कैसी है, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग रहती है। ये आपको पूछ रहा है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का क्या मतलब है, MI वाला मरीज़, हार्ट अटैक किसको बोलते हैं अपन, MI वाले मरीज़, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन वाले जो मरीज़ रहते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो कौन रहती है, एस्प्रिन। और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है सी, एस्प्रिन जो होती है वो क्या है, MI की ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। ये कैसी ड्रग है, एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है। जब भी बॉडी के अंदर कोई भी क्लॉट बनता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है या थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, क्लॉट हमेशा ब्लड वेसल्स के आउटसाइड बनता है, लेकिन ब्लड वेसल्स के अंदर हमेशा क्या बनता है, थ्रोम्बस। ब्लड वेसल्स के अंदर बन रहा है उसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बस। और ब्लड अपने जो है सैंपल कलेक्ट कर लिया, अब वो बाहर क्लॉट बन रहा है उसको अपन क्लॉट बोलते हैं, लेकिन अगर यही ब्लड वेसल्स के अंदर बनता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस बोलते हैं। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। तो जब भी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई थ्रोम्बस बनता है तो उसके लिए सबसे पहले प्लेटलेट का एग्रीग्रेशन होता है। अगर आपने जो है कोगुलेशन पैथोलॉजी और कोगुलेशन प्रोसेस पढ़ी है तो आप सबको पता है कि एंटीकोगुलेंट जो एक फैक्टर रहते हैं वो और प्लेटलेट आपस में मिलकर के कैसे कार्य करते हैं और कैसे थ्रोम्बस फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं या कैसे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले किसी भी थ्रोम्बस को बनने के लिए सबसे पहले प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है और उसके ऊपर क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर आकर के चिपक जाता है और वो कैसा बन जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है, उसको अपन थ्रोम्बस बोलते हैं। तो एस्प्रिन एंटी प्लेटलेट ड्रग है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई नया ब्लॉकेज नहीं आए इसीलिए एंटी प्लेटलेट ड्रग को स्टार्ट कर देते हैं MI वाले मरीजों के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी, और आप सब लोगों ने इसका सही जवाब दिया है सी। नेक्स्ट MCQ अपना, द अमाउंट ऑफ ब्लड डोनेट बाय ब्लड डोनर इन 1 यूनिट, एक यूनिट के अंदर आप जब ब्लड डोनेशन करने जा रहे हो, ब्लड डोनेट करने जा रहे हो, तो एक बार में आपकी बॉडी से कितना ब्लड निकालते हैं ब्लड बैंक वाले, ये आपसे पूछा जा रहा है। 100 ml निकालते,
200 ml निकालते हैं या 300 ml निकालते हैं या 400 ml। तो जो है ब्लड बैंक के अंदर क्या होता है, 50 ml तो जो है वो एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं, प्लस 300 ml अपना ब्लड निकालते हैं, और टोटल जो क्वांटिटी रहती है वो क्या रहती है 350 ml। लेकिन इसके आपको जो ब्लड बैंक से जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो इसका अमाउंट कुछ के ऊपर सिर्फ 245 ml आता है, किसी के अंदर 400 ml भी आ जाता है, किसी के अंदर 350 ml भी आ जाता है। वो अलग अलग कंडीशन वेरी करती है, वो आपको ध्यान नहीं रखना है कि भाई हॉस्पिटल के अंदर मैंने तो 300 ml ही देखा था या मैंने 250 ml देखा था, वो नहीं। थ्योरी क्या बोलती है कि 50 ml एंटीकोगुलेंट रहता है और 300 ml जो है अपन एक बार में किसी जो है आदमी का ब्लड ले सकते हैं। तो 300 ml ब्लड कितना है वो है ब्लड बैंक वाले अपना लेते हैं, 50 ml क्या यूज़ करते हैं एंटीकोगुलेंट। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। और बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब जो है सी दिया था, किसी ने भी ए बी और डी नहीं दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये जो कंटेंट है समझ में आ रहा है, इसके कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।